आज हम एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व पर बात करने वाले हैं। हाँ। हमारे सामने लेखक नरेंद्र कठेत का एक लेख है और उसका शीर्षक ही इतना पावरफुल है। दिव्यात्मा डॉक्टर कुंवर सिंह नेगी, कागज के बिंदु से भूगोल के सिंधु तक का महायात्री। कागज के बिंदु से भूगोल के सिंधु तक, मतलब एक छोटी सी शुरुआत से एक महासागर बनाने तक का सफर। बिल्कुल। और लेखक इसकी शुरुआत भी बहुत खूबसूरती से करते हैं। वो गंगा के किनारे पड़े पत्थरों का जिक्र करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि हर पत्थर की अपनी कहानी है। कुछ वहीं रह जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, और कुछ कुछ अपनी महायात्रा पर निकल पड़ते हैं। और इसी बात को वो फिर कर्मशील इंसानों के जीवन से जोड़ते हैं कि कुछ जीवन गाथाएं सुनने में मतलब पहली बार में तो नामुमकिन सी लगती हैं। सही बात है, लेकिन जब आप उनकी गहराई में उतरते हैं हाँ। तो आप हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर कुंवर सिंह नेगी की कहानी कुछ वैसी ही है। बिल्कुल वैसी ही। हाँ, और जब हम वैसी ही कहानी कह रहे हैं तो पहले उनके कद को समझना जरूरी है। हम किसी गुमनाम नायक की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें देश के 2 सबसे बड़े नागरिक सम्मान मिले। पहला 1983 में पद्मश्री और फिर 1992 में पद्म भूषण। पद्म भूषण। ये सम्मान मिलना ही अपने आप में बताता है कि उनका काम कितना बड़ा और जरूरी था। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो चलिए इस महायात्री के सफर को समझने के लिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, उनके गांव से। और लेखक हमें सीधे उनके गांव ले जाते हैं, अयाल गांव। और वहां जो तस्वीर वो खींचते हैं वो बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली है। जब वो गांव में पहुंचकर डॉक्टर नेगी का घर पूछते हैं तो गांव वाले उन्हें एक पुराने खंडर की ओर इशारा करते हैं। एक खंडर की तरफ? हाँ, जहां बस 2 दीवारें खड़ी बची हैं बस। ये बात दिमाग में अटक जाती है ना। एक तरफ पद्म भूषण जैसा सम्मान, दुनिया भर में नाम, और दूसरी तरफ उनके अपने गांव में उनकी याद के नाम पर सिर्फ 2 टूटी हुई दीवारें। ये कितनी अजीब और दुखद बात है। बहुत। और यहीं से मुझे लगता है उनके जीवन के विरोधाभास और उनकी महानता दोनों की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? दस्तावेजों के हिसाब से उनका जन्म 20 नवंबर 1927 को उसी खंडर हो चुकी जगह पर हुआ था। अच्छा। पिता फतेह सिंह नेगी और माता सुरमा देवी के 7 बेटों में वो सबसे बड़े थे। शुरुआती जीवन तो सामान्य ही रहा होगा। हाँ, सामान्य ही था। और 1945 के आसपास वो गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर भी लड़े। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लग रही है। एक व्यक्ति जो सेना में था, जिसने असल लड़ाई देखी, वो अचानक बंदूक छोड़कर ब्रेल लिपि जैसे इतने शांत और धैर्य वाले काम में कैसे रम गया? क्या लेख इस बदलाव पर कोई रोशनी डालता है? लेख सीधे तौर पर तो वजह नहीं बताता, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्या? शायद युद्ध की निरर्थकता देखने के बाद वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो बनाने का काम करे, जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। हो सकता है। और फिर रोजी रोटी की तलाश में जब वो दिल्ली पहुंचे तो किस्मत उन्हें मिलिट्री के ही एक ब्रेल प्रेस में ले गई। अच्छा, मिलिट्री के ही प्रेस में? हाँ, सोचिए, एक सैनिक जिसने बर्मा में गोलियां चलाईं, अब वो कागज पर बिंदुओं को उकेरने का काम कर रहा था। यहीं से वो चिंगारी भड़की जो आगे चलकर एक मशाल बनी। और ये चिंगारी फिर उन्हें देहरादून ले आई? जी। बाद में वे देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान यानी NIVH में सेवा देने लगे। ये तो बहुत बड़ा संस्थान है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि NIVH भारत में दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा और तकनीक पर काम करने वाला सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान है। तो वो एक सही जगह पर पहुंच चुके थे। लेकिन लगता है कि उनका लक्ष्य किसी सरकारी नौकरी की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ा था। बहुत बड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी दयावती जी के साथ मिलकर महाराजा रणजीत सिंह इंटरनेशनल मिशन फॉर गुरमुखी इन ब्रेल की स्थापना की। ये उनका अपना मिशन था। अपना मिशन। और जरा सोचिए इस फैसले के बारे में। 1985 में उन्होंने एक सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़ दी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। हाँ, पेंशन, सारी सुविधाएं सब छोड़कर वो अपना पूरा समय और ऊर्जा इस मिशन को देना चाहते थे। एक ऐसे काम में कूद पड़े जिसका भविष्य अनिश्चित था। ये दिखाता है कि उनके लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था। नहीं, ये जीवन का मिशन था। और इस मिशन का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी काम था गुरुमुखी को ब्रेल लिपि में ढालना। हाँ, और लेख में जिक्र है कि उन्होंने इसके लिए सिर्फ लिपि ही नहीं बनाई, उन्होंने टाइपराइटर और प्रिंटर का भी आविष्कार किया। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली काम नहीं था। ब्रेल लिपि वो तो मुख्य रूप से लैटिन वर्णमाला के लिए विकसित हुई थी, मतलब ABCD के लिए। गुरुमुखी जैसी लिपि जिसमें मात्राएं होती हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं, उसे ब्रेल में ढालना एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा था।
ये तो एक तकनीकी चुनौती रही होगी। भाषाई और तकनीकी दोनों। उन्हें हर ध्वनि के लिए 6 बिंदुओं का एक सटीक और तार्किक संयोजन बनाना पड़ा, जो पहले था ही नहीं। तो इस एक आविष्कार का असर क्या हुआ? इसका असल दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, ये आर्थिक भी था। जरा सोचिए, गुरुद्वारों में रागी, पाठी, कथाकार का एक पूरा पेशा होता है। सही बात है। इस एक आविष्कार ने हजारों दृष्टिहीन लोगों के लिए रोजगार का एक सम्मानित रास्ता खोल दिया। वो अब सिर्फ गुरबाणी के श्रोता नहीं रहे, बल्कि उसके वाहक बन सकते थे। बिल्कुल। भारत और विदेशों में जहां जहां सिख समुदाय है, वहां अनगिनत लोगों को आत्मनिर्भरता और सम्मान से जीने का एक जरिया मिल गया। ये तो सच में एक क्रांति थी। लेकिन उनका काम सिर्फ गुरुमुखी तक ही तो नहीं रुका। अरे नहीं, वो तो बस शुरुआत थी। वो कई भाषाएं जानते थे, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली। और उनका जो अगला कदम था, वो उनकी सोच की विशालता को दिखाता है। 1 मिनट, मैं यहाँ लेख में दी गई सूची देख रही हूँ और ये तो अविश्वसनीय है ना? मतलब हिंदी साहित्य के स्तंभ जैसे मुंशी प्रेमचंद का गोदान और निर्मला, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, तुलसीदास की रामचरितमानस, स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश। ये दायरा तो किसी संस्थान का काम लगता है, एक अकेले व्यक्ति का नहीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबों के नाम नहीं है, ये एक पूरी विचारधारा है। जरा सोचिए, एक ही व्यक्ति रामचरितमानस और कुरान और मानव पर उसका प्रभाव दोनों को ब्रेल में ला रहा है। भगवान महावीर पर भी काम कर रहे हैं और प्रभु ईशा की वाणी पर भी। ये सर्वधर्म संभाव का सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उसका जीता जागता ठोस सबूत है। मतलब वो किसी को भी ज्ञान से वंचित नहीं रखना चाहते थे, चाहे वो किसी भी धर्म या भाषा का हो। वो सिर्फ अनुवाद नहीं कर रहे थे, वो ज्ञान के बीच की दीवारों को गिरा रहे थे। वाह! उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी दृष्टिहीनता के कारण अपने या किसी दूसरे धर्म के ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सिख दर्शन में सुखमणि साहिब से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब जी की महानता तक पर काम किया। और दूसरे धर्मों में? जैन दर्शन में नमस्कार मंत्र, इस्लाम में ईश दूत हजरत मोहम्मद की वाणी, बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध की वाणी, ईसाई दर्शन में प्रभु ईशा की वाणी। ये सूची ये बहुत लंबी है। और ये सब तो दर्शन और धर्म की ऊंची बातें हो गईं। क्या उन्होंने बुनियादी शिक्षा के लिए भी कुछ किया, बच्चों के लिए? यही तो उनके काम की सबसे खूबसूरत बात है। उन्होंने सिर्फ ज्ञान के शिखर पर ही काम नहीं किया, बल्कि नींव पर भी किया। अच्छा। उन्होंने बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी जैसी भाषाओं में बच्चों के लिए पहली कक्षा से लेकर 8वीं 10वीं तक की प्राइमर और रीडर किताबें तैयार की। कमाल है। उन्होंने ज्ञान के पूरे स्पेक्ट्रम पर काम किया, अक्षर ज्ञान से लेकर ब्रह्म ज्ञान तक। इतने बड़े फलक पर काम करने वाले व्यक्ति की अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़ाव कैसा था, लेख इस बारे में कुछ बताता है? हाँ, और ये उनके व्यक्तित्व का एक और बहुत सुंदर पहलू दिखाता है। वो अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभाषा गढ़वाली से गहराई से जुड़े थे। अच्छा। लेखक अपनी एक मुलाकात का जिक्र करते हैं। डॉक्टर नेगी के छोटे भाई थे राजे सिंह नेगी, वो आकाशवाणी पौड़ी में थे। एक बार जब लेखक उनसे मिलने गए तो डॉक्टर नेगी ने अपने भाई से ठेठ गढ़वाली में कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा, जिस काम के लिए तू यहाँ आया है उस पर पूरा मन लगा। ये छोटी सी बात ये बहुत कुछ कह जाती है। बिल्कुल। एक व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, जिसे पद्म भूषण मिल चुका है, वो अपनी जड़ों से, अपनी भाषा से कितना जुड़ा हुआ है। और अपने भाई को प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये दिखाता है कि उनकी महानता में कोई दिखावा नहीं था, वो जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। 20 मार्च 2014 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका मिशन, उस मिशन का क्या हुआ? उनके बाद उनकी बेटी रीना और दामाद राकेश भंडारी ने एक बहुत ही जिम्मेदार और बड़ा फैसला लिया। क्या फैसला? उन्होंने डॉक्टर नेगी के मिशन की सभी मशीनें, किताबें, शोध पत्र और यहाँ तक कि 8 लाख रुपए की एक जर्मन ब्रेल मशीन भी चीफ खालसा दीवान चैरिटेबल सोसाइटी अमृतसर को सौंप दी। अमृतसर को? उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि उस काम का सही प्रबंधन हो सके और वो विरासत आगे बढ़ती रहे। ये तो बहुत निस्वार्थ कदम था। बहुत। उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति की तरह उसे सहेजने के बजाय ये सुनिश्चित किया कि वो काम जीवित रहे, जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और जहां उसका सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है। और यहीं पर लेखक वो सवाल उठाते हैं जो शुरू से हमारे मन में घूम रहा है। हाँ, और लेखक उसे बहुत मार्मिक ढंग से लिखते हैं। वो कहते हैं, उचित तो ये भी था कि आपकी स्मृति के कुछ एक अंश राज्य की धरोहर के रूप में भी जुड़ते।
लेकिन इस ओर शायद किसी भी स्तर पर प्रयास ही नहीं किए गए। ये एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल है। जिस व्यक्ति ने उत्तराखंड का नाम दुनिया में रोशन किया, उसकी अपनी जमीन पर उसकी यादों को सहेजने के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया? और ये बात हमें वापस उसी खंडार पर ले आती है। आज अयाल गांव में उनकी याद के नाम पर सिर्फ वो 2 दीवारें हैं। लेखक अफसोस जताते हैं कि गांव की नई पीढ़ी उनके काम और उनके नाम से लगभग अनजान है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने दुनिया भर में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, उसके अपने गांव में उसकी यादें एक खंडहर में सिमट कर रह गई हैं। ये एक समाज के तौर पर हमारे लिए सोचने का विषय है। बिल्कुल। हम अक्सर अपने नायकों को सम्मान तो देते हैं, पुरस्कार भी देते हैं, लेकिन उनकी विरासत को सहेजने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। भौतिक धरोहर जैसे एक घर या एक संग्रहालय का अपना महत्व होता है। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक जीता जागता स्रोत बनती हैं। तो ये थी डॉक्टर कुंवर सिंह नेगी की कहानी, गंगा के पत्थर की तरह एक सफर जो अयाल गांव के खंडरों से शुरू हुआ और ब्रेल के बिंदुओं के जरिए ज्ञान का एक ऐसा महासागर बन गया जिसने अनगिनत जिंदगियों को रोशन किया। सचमुच एक कागज के बिंदु से भूगोल के सिंधु तक का सफर। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? जब हम किसी महान व्यक्ति की विरासत के बारे में सोचते हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उनके भौतिक अवशेषों जैसे कि एक घर को संरक्षित करना, या फिर उनके काम और उनकी विचारधारा को जीवित रखना, भले ही वो कहीं और जाकर फले फूले? या फिर क्या इन दोनों को सहेजने में एक गहरी जिम्मेदारी है जिसे एक समाज के तौर पर हम अक्सर भूल जाते हैं?